नमस्कार दोस्तों, आपका एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हम पिछले 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक हमने आपकी डेमो क्लासेस ली। आप लोगों ने उसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन बढ़ चढ़कर भाग लिया। आपका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। तो उसमें हमने कहा था आपसे कि हम 23 तारीख से बैच स्टार्ट करेंगे। तो कई स्टूडेंट्स का उसमें कहना था कि सर अभी क्योंकि डेट नहीं आई है और थोड़ा सा हाई कोर्ट में जो है मामला चल रहा है, तो डेट को आगे बढ़ाया जाए। तो हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए आपकी क्लासेस नया बैच जो है वो अब 5 तारीख से स्टार्ट होगा और यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम इसी तरीके से आपके सामने मुखातिब होते रहेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, हम डेली किसी न किसी टॉपिक के हम आपके ज्योग्राफी लेक्चरर को लेकर आपके सामने आते रहते हैं। तो उसी कड़ी में हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए उसी कड़ी में आज हम नया टॉपिक जो आपके सामने लेकर आए हैं वो आपका ओशनोग्राफी से लेकर आए हैं। अब एक चीज़ और कि बच्चों ने कहा था कि सर फिजिकल ज्योग्राफी थोड़ा सा उनको टिपिकल लगता है। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, हम अभी हमने पिछली क्लास में क्लाइमेटोलॉजी की क्लास देखी थी। तो उसमें हमने देखा कि किस तरीके से क्लाइमेट वेदर है ना आपका क्या है ना। तो हम अभी अपने अर्थ सरफेस पे हैं, तो हम उससे ऊपर जब जाएंगे तो उसमें क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और उसमें आपके इंसोलेशन आपका अगला टॉपिक है उसमें आने वाला। तो इसी तरीके से जब हम उस सरफेस से नीचे हम जाते हैं, है ना, या सी लेवल से नीचे जाते हैं, समुद्र की ओर जाते हैं, तो हम समुद्र विज्ञान पढ़ते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हम उसको पढ़ेंगे, बहुत मज़े से पढ़ेंगे। देखिए, ज्योग्राफी जो है वो पहली चीज़ है कि वो पढ़ने का तो विषय है ही, पढ़ना तो चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा उसको समझना, उन चीज़ों को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज्योग्राफी मैं कहूँगा कि पढ़ने से ज़्यादा देखने का विषय है, उसको आनंद लेने का। तो अभी हम आज समुद्र में डुबकी लगाएंगे। तो इसी तरीके से हम पिछली क्लासों में हमने क्लाइमेटोलॉजी यानी आसमान में देखा था, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को। तो इसी तरीके से हम ज़्यादा समय न लेते हुए आज ओशन में डुबकी लगाएंगे, यानी महासागरों में देखेंगे कि किस तरीके से उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपका आज का जो टॉपिक है वो आपका रिलीफ ऑफ ओशन बेसिन है, यानी महासागर जो नितल है उसमें पाए जाने वाले उचावच कौन से हैं, है ना। तो जैसा आपको पता है कि जो हमारे स्थलीय भाग में जिस प्रकार पर्वत पठार मैदान, है ना, और आपके कैनियन गॉर्ज इस तरीके की स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, वो उसी तरीके की स्थलाकृतियाँ समुद्र के अंदर भी पाई जाती है, ओशन के अंदर भी पाई जाती है। ठीक है, तो कौन कौन सी पाई जाती है, क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये हमेशा हम इसी तरीके से उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, कौन सी रिलीफ फीचर्स हैं, रिलीफ जोन है वो देखेंगे, और सबमरीन कैनियन क्या है, और उसके बाद PYQ स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, तो आपका सबसे पहले ये कुछ फैक्ट हैं आपको जो ध्यान में रखना है। तो पहली जो चीज़ है कि आपका जो ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब वो आपका उसका जो टोटल एरिया है वो लगभग आपका, आपको पता होना चाहिए, वो 50.9 किलोमीटर स्क्वायर है ना, 50.9 किलोमीटर वर्ग, सॉरी, करोड़ करोड़ वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि टोटल जो ग्लोब है उसका जो एरिया है वो 50.9 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर उसका एरिया है। उसमें से आपका जो जलीय भाग है जिसको जो कि 71% है, और वो 36
0.106 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, यानी 50 में से 36 करोड़ आपका लगभग जो है स्क्वायर किलोमीटर वो आपका जलीय भाग है, यानी महासागरों के रूप में जो ये आपको देखने को दिख रहा है वो है। और 29% हमारा स्थलीय भाग है। ठीक है, जो कि लगभग 14.889 किलोमीटर है, करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये एक बेसिक फैक्ट है। दूसरा, ब्लू प्लैनेट। अब इसको हम, आपको पता होगा कि हम अर्थ को जो है ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। जब हम ऊपर आसमान से जो एरियल फोटोग्राफ्स देखते हैं या उसकी एरियल फोटोग्राफी करते हैं, तो हमें जो हमारा अर्थ सरफेस है या अर्थ है, पृथ्वी जो है वो नीला दिखाई देता है। तो वो नीला क्यों दिखाई देता है? वो समुद्र के कारण है, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरीके से इसमें अलग अलग ओशन जो है, ये पूरा समुद्र फैला हुआ है और हमें नीला दिखाई दे रहा है, यानी ये पूरा का पानी पानी है ना, समुद्र है। तो ये उस नीला दिखाई देने के कारण हम इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। और इसमें आपके जो मेजर ओशन है वो आपका पैसिफिक ओशन है, दूसरा अटलांटिक ओशन है, और इसका एस आकार में ये अपने को समाया हुआ है। आपका तीसरा बड़ा ओशन वो इंडियन ओशन है, और नेक्स्ट जो है वो आपका आर्कटिक ओशन, और सदर्न ओशन आपका ये इस तरीके से 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 आपके 4 और 5 ओशन, 5 महासागर आपके पास हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगला जो फैक्ट है वो, अब स्थल की कुछ ऊंचाई है, तो स्थल की जो औसत ऊंचाई है ना, वो एवरेज लैंड हाइट जो है वो क्या है, 840 मीटर है। ठीक है, 840 मीटर क्या है, स्थलीय भाग की औसत ऊंचाई है। ऐसे ही जब हम समुद्र में जाते हैं तो समुद्र की जो औसत गहराई है वो आपकी कितनी है, 3800 मीटर, यानी 3800 मीटर आपकी क्या है, औसत गहराई है। ये अगला फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी चीज आप जैसे देखते हैं, क्योंकि हमारा जो आप ये महासागर जो देख रहे हैं, तो ये महासागर आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, एक दूसरे से मिला हुआ होता है, और जो महाद्वीप होते हैं उसकी बाउंड्री क्या है, वो कहीं ना कहीं उसकी एक निश्चित सीमा होती है ना। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारा नॉर्थ अमेरिका है, इधर यूरोप है ना, साउथ अफ्रीका है, साउथ अमेरिका, तो ये एशिया है। तो इस तरीके से ये जो हमारा महासागर हैं वो आपस में कहीं ना कहीं आपस में मिले रहते हैं। ठीक है, और महाद्वीपों की कुछ निश्चित सीमाएं होती हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है हमारा हिप्सोग्राफिक, या कभी इसको हिप्सोमेट्रिक कर्व कहते हैं, इसको हिंदी में उच्चतादर्शी है ना, उच्चतादर्शी वक्र कहा जाता है। ठीक है, अब ये उच्चतादर्शी वक्र क्या है, तो उच्चतादर्शी वक्र आपका क्या है कि जो स्थलीय भाग की ऊंचाई, औसत ऊंचाई और उसके महासागरों की गहराई को दिखाने वाला जो कह सकते हैं कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसको, टू शो द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड है ना, वेरियस एलिवेशन की जो स्थल भाग है उसकी जो एलिवेशन है ना, उसकी जो अलग अलग ऊंचाई है, और समुद्रों की जो गहराई है उसको दिखाने वाला जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, आलेखीय चित्रण है, उसको क्या कहते हैं, हिप्सोग्राफिक कर्व कहते हैं। ठीक है, तो आपके सामने जैसे ये उच्चतादर्शी वक्र का एक डायग्राम दिखाया गया है, तो आप देखेंगे ये 0 डिग्री की लाइन है, इससे ऊपर ये आप देखेंगे हाइट जो है हमारी है ना, ये किलोमीटर में आपको एल्टीट्यूड दिखाया गया, और मैक्सिमम हाइट हमारी ये माउंट एवरेस्ट की है। ठीक है, आपकी लगभग जो है 8850
मीटर आपकी जो है वो हाइट माउंट एवरेस्ट की है। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि एवरेज जो हाइट है जो हमने देखा था कि लगभग वो कितनी है आपकी आपकी 840 मीटर है ना। तो 0.8 किलोमीटर में वो कितनी है 840 किलोमीटर है। ठीक है, इसी तरीके से हम जैसे समुद्र की ओर जाते हैं तो ये आपका अभी हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है, सेल्फ आता है ना, फिर स्लोप आता है और फिर आपका ये गहरा समुद्री मैदान आता है और इसी में कुछ ट्रेंच पाए जाती हैं, कुछ क्या कहते हैं गहरी खाइयाँ मिलती हैं। ठीक है, उसमें इसके अलावा इसमें और क्या है, और ये आपकी जो मैक्सिमम डेप्थ है जो कि 11.04 है किलोमीटर है, और ये जो गहराई है ये किसकी है, मेरियाना ट्रेंच आपने सुना होगा है ना, उसकी गहराई है जो लगभग 11,022 किलोमीटर मीटर मानी जाती है। तो ये आपकी मेरियाना ट्रेंच है। ठीक है, मेरियाना ट्रेंच की हाइट है, वो गहराई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता है कि अर्थ सरफेस यानी जो स्थलीय भागों की जो ऊंचाई है वो किस कौन सी सीमा तक कहाँ कहाँ फैले हैं, और समुद्रों में जो गहराई है वो कहाँ कहाँ पर उसकी गहराई है, उसको दिखाने वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मेजर ओशन बेसिन कौन कौन से हैं, आपका पैसिफिक ओशन वो लगभग 16.5 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और अटलांटिक दूसरा बड़ा महासागर है जो 8.2 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है, और तीसरा आपका बड़ा जो है वो इंडियन ओशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्योंकि आपको पता है जब हम महासागरों की बारे में पढ़ते हैं तो उसमें आपके जो है 4 मुख्य रूप से 4 डिवीजन मिलते हैं है ना। तो उसकी गहराई में जाने पर उसमें 4 प्रकार के हमें डिवीजन दिखते हैं, भाग दिखते हैं। तो पहला आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। क्या है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ है जिसको महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। ये आपका वह महाद्वीपीय भाग होता है जो समुद्र से क्या होता है, समुद्री जल में डूबा रहता है। ठीक है, इसकी जो औसत गहराई है वो आपकी कितनी होती है, 100 फैदम होती है ना। 100 फैदम कहने का मतलब लगभग जो है 1 फैदम में 6 फुट होता है, तो इसको हम 600 फीट की गहराई भी कह सकते हैं। तो 600 फीट या हम मीटर में कहें तो लगभग 180 मीटर जो है इसकी गहराई होती है। किसकी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, अभी आगे देखेंगे। इसके अलावा दूसरा जो है वो भाग जो होता है वो आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, उसको हम महाद्वीपीय मग्न ढाल कहते हैं। तो आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, वो महाद्वीप का जो भाग जो जल में डूबा है ना, उसको हम महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं है ना। दूसरा जो भाग है महाद्वीपीय मग्न ढाल जो एकदम स्टीप इसकी जो है स्लोप होता है ना वो आपका क्या कहलाता है, महाद्वीपीय मग्न ढाल कहलाता है। तो आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका क्रमशः इनका क्रम बताइए, तो आपको ये याद रखना है कि पहले आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ आएगा, दूसरा कॉन्टिनेंटल स्लोप आएगा है ना, ढाल आएगा, तीसरा अब्सियल प्लेन आएगा, या इसको कई बार डीप सी प्लेन भी कहते हैं है ना, आपको याद रखना है। तो और तीसरा जो हमारा पार्ट है क्या है, वो आपका गहरा महासागरीय मैदान है, डीप सी प्लेन है। ठीक है, ये एक जैसे हमारे स्थलीय भाग पर जो मैदान पाए जाते हैं तो समुद्रों में भी इसी तरीके का जो मैदान है वो आपका अबिसियल प्लेन और डीप सी प्लेन के नाम से जाना। तो चौथा जो पार्ट है वो आपका ओशनिक ट्रेंच होती है ना, जो बहुत गहरी खाइयाँ होती है ना, और उसमें जो गर्त होते हैं उनको महासागरीय गर्त और खाइयाँ जो है वो आपके ये 4 मेजर डिवीजन हैं। ठीक है, हम इसको एक एक करके देखेंगे, आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे। तो जिस तरीके से ये आपका वॉल्केनिक आग है, मान लीजिए समुद्र से समुद्रों में जो भूकंप आया और जो उसका जो ऊपरी भाग वो
बनता है वो वॉल्केनिक आर्क जो कि ऊपर दिखता है ना, तो वो क्या है, वॉल्केनिक आर्क के रूप में हमें दिखता है। इसी तरीके से वॉल्केनिक आइलैंड है ना, समुद्रों में जो हम देखते हैं जो आइलैंड बनता है किस तरीके से, कोरल रीफ हो गया, ट्रेंच हो गया, ये आप देख रहे होंगे, ये खाई है ना, और इसी तरीके से कॉन्टिनेंटल राइज है ना। आगे चलते हैं तो कॉन्टिनेंटल पहला है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अभी हमने इसको पढ़ा था, क्या है, महाद्वीपीय मग्न ढाल है, सॉरी मग्न तट है ना, क्या है, मग्न तट है, आप याद रखेंगे मग्न तट है, ठीक, महाद्वीपीय मग्न तट है। तो महाद्वीप का वह भाग जो जल में डूबा रहता है, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं क्या है, इसका जो ढाल है वो 1 डिग्री से 3 डिग्री रहता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ना। इसका ढाल कितना है, 1 डिग्री से 3 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। विड्थ इसकी जो मोटाई है लगभग 80 किलोमीटर मानी जाती है, ठीक है। और गहराई अभी हमने बताया था 100 फैदम या है ना, फैदम, या हम यूं कहें कि 180 मीटर के करीबन ये हाइट है, ठीक है। उसके अलावा नैरो क्या है, हाँ, इसकी विशेषता ये है कि नैरो स्लैब आर फाउंड वेयर माउंटेन आर नियर द कोस्ट, ठीक है। जैसे दूसरी जो चीज है इसमें, जो महाद्वीपीय मग्न तट जो है वो आपके जहां जहां आपके क्या कहते हैं पर्वत मिलते हैं, वहां वहां जो है महाद्वीपीय मग्न तट जो है वो संकरे पाए जाते हैं, ठीक है। और जहां जहां मैदान मिलते हैं, प्लेन मिलते हैं, वहां वहां ये क्या होते हैं, चौड़े मग्न तट पाए जाते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसमें इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जैसे आप देखेंगे कि दक्षिणी अमेरिका का जो प्रशांत महासागर का जो दक्षिणी अमेरिकी वाला जो पार्ट है ना, तो वो भाग क्योंकि वहां पे आपका क्या है, एंडीज पर्वतमाला है, तो उसके कारण जो है वहां पे क्या है, मग्न तट लगभग 16 से 20 किलोमीटर पाई जाती है। वहीं हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में है ना, एक बार मैप में देख लेते हैं, तो ये वाले पार्ट में चौड़े मग्न तट पाए जाते हैं, जिनकी जो ऊंचाई है चौड़ाई है वो लगभग 120 से लेकर आपके 180 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। और ये यहाँ पर क्योंकि एंडीज पर्वतमाला है ना, तो इसके कारण इसकी जो औसत जो संकरे होते हैं, मग्न तट क्या होते हैं, संकरे होते हैं, लगभग जो है आपके 20 किलोमीटर के अराउंड ये पाए जाते हैं। तो ये आपके मग्न तट थे, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है, ये फिशिंग ग्राउंड के लिए अच्छे होते हैं, है ना, सबसे ज़्यादा, और सोर्स है ऑयल और गैस के, है ना, जो समुद्र तटीय जो हम गैस और उसके ये जैसे बॉम्बे हाई है आपका, तो ये कहाँ पे है, ये आपके मग्न तट पर ही पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये 8.6% ऑफ टोटल ओशियन एरिया का लगभग 8.6% भाग जो है वो हमारा महाद्वीपीय मग्न तट या कॉन्टिनेंटल शेल्फ से पाया जाता है, ठीक है। अगला जो है वो दूसरा क्या है, ये है आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप, यानी महाद्वीपीय ढाल, है ना, ढाल जो है, ये ढाल क्या है, तो ये महाद्वीपीय मग्न तट और गहरे समुद्री मैदान के बीच में जो पाया जाने वाला जो भाग है वो महाद्वीपीय मग्न ढाल कहलाता है। इसकी जो ढाल है या ग्रेडियंट है वो 2 से 5 डिग्री होती है, ठीक है, स्टीप ढाल होती है, ठीक है। कनेक्ट टू सेल, ये ओशियन बेसिन से जो है महाद्वीपीय मग्न ढाल से जुड़ा होता है, तट से जुड़ा होता है। इसकी जो गहराई है, ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 200 से लेकर 2000 मीटर तक ये आपकी इसकी गहराई है, ठीक है। इसके अलावा सबमरीन कैनियन आपने देखा होगा, है ना,
वो इसी में पाए जाते हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो आपकी क्या है, डीप सी प्लेन है, जिसको अब्सियल प्लेन भी कहते हैं, अब्सल प्लेन भी कहते हैं। तो एबिसल प्लेन क्या है, वितलीय मैदान इसको कहते हैं, है ना। तो कई बार एग्जाम में ये वितलीय मैदान पूछ लेता है ना, अबिसल प्लेन कह लेता है, कई बार डीप सी प्लेन, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक ही है, ठीक है। लगभग ये जो है महासागरों के क्षेत्र का लगभग 75.9% कवर जो है ये ओशन फ्लोर को कवर करता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला जो एरिया है वो क्या है, डीप सी प्लेन का ही है। अगली चीज, इसकी गहराई कितनी होती है, 3000 से लेकर 6000 मीटर तक इसकी गहराई होती है। और सबसे सबसे ज़्यादा ये कहाँ पाए जाते हैं, अटलांटिक और इंडियन ओशन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये आपका चौथी जो डिवीजन है वो है ओशनिक डीप्स एंड ट्रेंचेस, ठीक है। इसको कहते हैं महासागरीय खाई और खाई, है ना, खाई, ट्रेंच और डीप्स, महासागरीय खाई, है ना, ट्रेंच हम कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो डिप्रेशन ऑन द ओशन फ्लोर, ठीक है, यानी गहरे महाखंड, है ना, वो ओशन फ्लोर में ऑफन टेक्टोनिक टू इन ओरिजिन एंड नियर वॉल्केनिक आर्क और प्लेट बाउंड्री, ठीक है, जो प्लेट किनारे होते हैं, है ना, जो आपको पता ही है हमारे उसमें जो मुख्य रूप से 6 मुख्य प्लेटें और 20 जो गौण प्लेटें हैं, तो उन प्लेटों के किनारे पे, है ना, प्लेट बाउंड्रीज पे ये मिलते हैं, कौन, ओशनिक डीप्स एंड ट्रेंच, ठीक है। और जो जहाँ पे भूकंपीय आर्क मिलते हैं वहाँ पे ये मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा टोटल आइडेंटिफाइड कितनी हुई है अभी तक, जो है वर्तमान में 57 जो आपके ट्रेंचेस हैं उनका पता लगाया गया है। इसमें से एक क्वेश्चन ये आया भी था, है ना, यूजीसी नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि 32 जो है पैसिफिक में, बताइए कितनी ट्रेंचेस पाई गई। तो ये आपको फिगर याद रखनी है, 32 ट्रेंच जो है हमारी वो पैसिफिक ओशन में पाई गई है। तो यानी सबसे ज़्यादा भाग जो है वो किस में मिलता है, आपके पैसिफिक में, प्रशांत महासागर में। फिर 19 जो है वो आपके अटलांटिक में है और 6 हिंद महासागर में, जिसको इंडियन ओशन कहते हैं, ठीक है। तो ये फिगर आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो आपको पता है कि मेरियाना ट्रेंच वो दुनिया की सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है ना। इसकी जो गहराई कितनी है, हमने जो फिगर में देखा था, ठीक है, हिप्सोग्राफिक कर्व में देखा था, तो वो इसी की हाइट थी। ये लगभग 11,022 मीटर की इसकी गहराई है और पैसिफिक ओशन में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी ट्रेंच है वो टोंगा है, टोंगा खाई, टोंगा ट्रेंच, ये भी लगभग 882 मीटर इसकी गहराई है और ये पैसिफिक ओशन में पाया जाता है, ठीक है। तो ट्रेंच के मामले में आपका पैसिफिक ओशन जो है वो वहाँ पे सबसे गहरी खाइयाँ मिलती है, ठीक है। उसके बाद ये पोर्टोरिको है, ये आपका अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई है और ये 8,385 मीटर की खाई है, ठीक है। और सुंडा और जावा ट्रेंच ये इंडियन ओशन में पाई जाती है और इंडियन ओशन की सबसे बड़ी खाई है, 7,450 मीटर की है, ठीक है। तो ये आपको ट्रेंच याद रखना है कि मेरियाना ये आपकी डीपेस्ट ओशनिक ट्रेंच है, टॉप 10 ओशनिक ट्रेंच है, ठीक है। मेरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में पाई जाती है, ठीक है। और इसकी गहराई ये है, देखिए कहीं कहीं अलग अलग बुकों में अलग अलग सोर्स लिखा रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें 11,034 लिखा है, उसमें 11,000, तो आपको ये मोटा मोटा याद रखना है कि 11,022 मीटर इसकी ऊंचाई गहराई है ना। फिर टोंगा आपकी पैसिफिक में है ना, 10,882 मीटर इसकी गहराई है।
फिलीपींस ट्रेंच ये भी पैसिफिक ओशन में है। तो आप देखेंगे कि जितनी बड़ी जो गहरी ट्रेंचें हैं वो पैसिफिक ओशन में ही है। क्यूराइल कम चटका जो ट्रेंच है ये भी पैसिफिक में है ना। कर्माडेक ट्रेंच ये भी पैसिफिक में है ना। इजुबोनिन ट्रेंच ये पैसिफिक में है। जापान ट्रेंच, तो ये लगभग जो है 10,000 से ऊपर वाली जो है ना, टॉप 5 ट्रेंच आप देख रहे होंगे। तो इससे जापान ट्रेंच ये भी पैसिफिक में है। प्यूर्टो रिको ट्रेंच ये अटलांटिक में है, इसकी जो है 8,800 मीटर लगभग इसकी हाइट है और ये अटलांटिक में है। बाकी ये सब क्या है, पैसिफिक में है, आप देखेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो साउथ सैंडविच ट्रेंच है ये भी अटलांटिक में है। और पेरू चिली, यानी आप देखेंगे कि इसमें ज़्यादातर है ना, लगभग जो है जो बड़ी 10 बड़ी ट्रेंचें हैं, खाइयाँ हैं, वो प्रशांत महासागरों में ही लगभग जो है उसमें से 8 बड़ी ट्रेंचें प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें एक महासागरों में पाए जाने वाले जो कैनियन है ना, जिस तरीके से हमें स्थल भागों में कैनियन दिखाई देते हैं, उसी तरीके से महासागरों में भी कैनियन पाए जाते हैं जिन्हें अंतः महासागरीय कंदराएं कहते हैं, ठीक है। ये डीप होती है, गहरी होती है, वी शेप होती है, जैसे हम आपने देखा है ना जो है रिवर जो है वी शेप्ड कैनियन बनाती है ना, जिसका एक रूप गॉर्ज भी होता है। तो ये उसी तरीके की क्या होती है, वैली होती है ना, वी शेप वैली होती है, कटिंग अक्रॉस कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड स्लोप। और कहाँ पे पाई जाती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप के बीच में पाई जाती है, ठीक है। ओरिजिन थ्योरी देखिए अलग अलग, अब इसके पीछे अलग अलग जो है थ्योरियां हैं, है ना। एक डायस्ट्रॉफिक थ्योरी है ना, इससे ये माना जाता है कि ये कहते हैं कि ये फॉल्ट और टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण जो है इसका निर्माण हुआ है। इसी तरीके से सब एरियल इरोजन है ना, कई विद्वानों का मानना है कि ये जो है वो किसके कारण हुआ है, समुद्र के ऊपर उठने के कारण और रिवर वैली के सबमर्ज होने के कारण हुआ है ना। कई बार टर्बिडिटी करंट थ्योरी क्या कहती है, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। टर्बिडेंट थ्योरी ये क्या बोलती है, अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स है ना, एंड डेंस सेडिमेंट हैवी वाटर करेंट्स है ना, कार्विंग द कैनियन, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे हडसन कैनियन हो गया जो अटलांटिक में है, बेरिंग सी कैनियन हो गया लार्जेस्ट इन वर्ल्ड जो है, बेरिंग सी आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से, और जो फीचर्स हैं वो समुद्र में कौन कौन से पाए जाते हैं, जैसे रिज हो गया, कटक हो गया है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं। तो ये अंडर वाटर माउंटेन रेंज होती है, जैसे आपने हिमालय में देखी होगी, हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ। तो ये इसी तरीके से समुद्र में भी अलग अलग भागों में ये इस तरीके के रिज मिलती है, ठीक है, जैसे मिड अटलांटिक रिज, ठीक है। आपने इसी तरीके मिड अटलांटिक रिज मिड कौन से ओशन में है, अटलांटिक ओशन में है, ठीक है। और इसी तरीके से आपकी हिंद महासागर में भी एक बड़ी रिज मिलती है। और एक बार क्वेश्चन ये भी आया है एग्जाम में कि बताइए कौन से उसमें जो है मिड ओशनिक रिज नहीं पाई जाती, कौन से महासागर में। तो आपको ध्यान रखना है वो क्या है, आंसर प्रशांत महासागर, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन भी देखेंगे कैसे आए हैं, ठीक। तो प्रशांत महासागर में कोई जो है मिड ओशनिक रिज नहीं है, बाकी हिंद महासागर में भी है और अटलांटिक में भी है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। सी माउंट पाए जाते हैं, ठीक है। सी माउंट क्या है, ये आइसोलेटेड माउंटेन्स विथ पॉइंटेड पीक, ठीक है। सी माउंट जो माउंटेन पीक होते हैं। गुयाट समुद्रों में पाई जाने वाली फ्लैट टॉप्ड सी माउंट होते हैं, ठीक है, ये फ्लैट होती है ना ऊपर से। तो ये इरोडेड बाई वेव्स है ना, समुद्री वेव्स के द्वारा जो है ये इरोजन होता है। अटॉल हो गया, ठीक। तो ये समुद्र में मिलने वाले कुछ मुख्य स्थलाकृतियां हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारा एक जनरल ओवरव्यू था समुद्र विज्ञान
के बारे में। तो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। व्हाट इज द एवरेज डेप्थ ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ध्यान रखना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ मीन्स महाद्वीपीय मग्न तट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मग्न तट की बात कर रहा है। तो क्या है इसकी एवरेज डेप्थ, मैंने आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि 100 फैदम होता है, हमने देखा था 100 फैदम होता है। क्या होता है? 100 फैदम। 100 फैदम लगभग जो है मैंने कहा 180 मीटर के बराबर होता है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया, ये यूकेपीएससी के ही लेक्चरर में देखिए मेंस में पूछा गया 2020 में। 100 मीटर दिया है, 500 मीटर दिया है, 1000 मीटर दिया है, 2000 मीटर। अब इसमें डायरेक्टली कहीं कहा नहीं है कि क्या है 180 मीटर, है ना। तो आपको ये आपका कॉमन सेंस होना चाहिए कि भैया कितना होगा। 100 फैदम जो है लगभग 600 फीट होता है, मैंने बताया था 600 फीट होता है। एक फीट में 6 फैदम होते हैं, है ना। सॉरी, एक फैदम में 6 फीट होते हैं, तो 600 फीट, है ना। तो अब यहाँ पे आपका ये क्या है 180 मीटर के करीबन है। तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है ना। डायरेक्ट नहीं, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन की एवरेज पूछा है ना। तो वो कितना हो जाएगा 100, इसका 100 मीटर इसका आंसर हो जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन फ्लोर कवर्स द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल ओशन एरिया। अभी हमने बात करी थी, तो ओशन फ्लोर का जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो इसमें से कौन सा पार्ट है, तो वो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ट्रेंच है, अबिसल प्लेन है और कॉन्टिनेंटल स्लोप है। कौन सा है? आपका डीप सी प्लेन है। इसको क्या कहते हैं? डीप सी प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, इसको डीप सी प्लेन भी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, कितना पाया जाता है? 75.9% जो है टोटल जो समुद्री ओशनिक क्षेत्र है उसका इतना 75% पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सबमरीन कैनियन आर मोस्टली कॉमनली फाउंड इन, अभी बताया था कहाँ पे पाए जाते हैं सबमरीन कैनियन। ठीक है, कॉन्टिनेंटल सॉरी मिड ओशनिक रिज में पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप में पाए जाते हैं, शेल्फ में पाए जाते हैं या प्लेन में। तो आपका आंसर कॉन्टिनेंटल स्लोप होगा। ठीक है, इसके अलावा फ्लैट टॉप्ड सबमर्ज्ड, अभी हमने बात करी थी फ्लैट टॉप्ड सबमर्ज्ड ओशन सी माउंट किसको कहते हैं? नॉन एज ग्योट। ठीक है, ये फ्लैट टॉप्ड, ये देखिए यूकेपीएससी 2000 लेक्चर 2015 में आ चुका है, 2016 में पीएचडी में। तो इसी तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चैलेंजर डीप चैलेंजर डीप कहाँ पाई जाती है? चैलेंजर डीप जो है आपकी मेरियाना ट्रेंच की जो हमने बात करी थी, लगभग कितनी थी इसकी? 11,022 मीटर इसकी जो है गहराई है। ठीक है, ये आपका चैलेंजर डीप का ही पार्ट है। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? मेरियाना ट्रेंच। ट्रांजिशन बिटवीन कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड अबसियल प्लेन, तो कॉन्टिनेंटल स्लोप और अबसियल प्लेन के जो बिटवीन जो ट्रांजिशन जोन है उसको क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं, कॉन्टिनेंटल मार्जिन कहते हैं, इंसुलर सेल्फ कहते हैं, ओशनिक ट्रेंच कहते हैं, कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं। तो ये उभार होता है, कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय उभार कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आगे। तो ये इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चंस हमने देखे, और जो ओशनोग्राफी है उसके जो नितल में जो उच्चावच है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो इसी तरीके से हम अपने लगातार क्लासेस लेते रहेंगे। आप जुड़ते रहिए हमसे। आपका बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपको अगर किसी विशेष टॉपिक पर आपको अगर वीडियो किसी विशेष टॉपिक पर चाहिए तो आप उसको बता हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिए, और अपने जो करीबी दोस्त हैं, आपकी जो ज्योग्राफी लेक्चरर के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।